अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12th बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर 5 संगठन। ये मोस्ट आईएमपी चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है और मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद आपको संगठन की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी गारंटी है कि इस वीडियो में जो जितने मैं टॉपिक बताने वाली हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा एग्जाम में। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और 9 नंबर के लिए सिर्फ एक वीडियो आपके बहुत आईएमपी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो पहला टॉपिक है हमारा संगठन का अर्थ एवं विशेषताएं। संगठन का मतलब होता है लोगों का समूह, जो काम करने के लिए लोगों का समूह बनाया जाता है उसे हम संगठन कहते हैं। यहाँ पर आपको उसका सिर्फ मीनिंग याद रखना है, अर्थ याद रखना है, उससे विशेषताएं आपकी खुद ब खुद बन जाएगी। विशेषता आपको अलग से याद नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं, ये पांचों पॉइंट अगर मिला देते हैं तो इसका अर्थ बन जाएगा। अलग अलग हेडिंग वाइज लिखेंगे तो इसकी विशेषताएं बन जाएगी। पहले मैं मीनिंग पढ़कर आपको बता देती हूँ। संगठन एक सतत प्रक्रिया है। प्रक्रिया यानी काम होना, किसी चीज की क्रिया मतलब करते रहना, लगातार चलती रहती है। संगठन एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के समूह द्वारा आपस में मिलकर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों का विभाजन कर समन्वय स्थापित किया जाता है, इसे संगठन कहते हैं। अब अगर हम इन्हीं जो हेडिंग्स है इनको अलग अलग हेडिंग वाइज लिखे तो ये आपकी विशेषताएं बन जाएगी। जैसे पहली एक सतत प्रक्रिया, सतत का मतलब होता है जो लगातार चलती रहती है, तो हम इसको हेडिंग बना देंगे। ब्लैक के पेन से जो आप लिखते हैं वो हेडिंग हो जाएगी। डिटेल कैसे लिखेंगे? संगठन की सबसे पहली विशेषता ये है कि ये एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार निरंतर चलती रहती है। सतत का मतलब जो लगातार चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। जब भी बिजनेस करते हैं हमें ग्रुप बनाने की जरूरत हर मोड़ पर पड़ती है। दूसरी है व्यक्तियों का समूह, नाम से ही है। अगर हम संगठन की बात करेंगे तो समूह तो हो गई, तो समूह किसका होता है? व्यक्तियों का समूह होता है। क्यों बनाते हैं? उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, एक स्पेसिफिक उद्देश्य होता है उसको पूरा करने के लिए हम एक ग्रुप बनाते हैं। क्या करते हैं इसमें? हम इसमें कार्यों का विभाजन करते हैं, यानी बहुत सारे काम होते हैं, इनको पहले निकाल लेते हैं, फिर इनको अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं और फिर इन ग्रुप के बीच जो लोग हैं उनमें क्या बैलेंस बनाकर रखते हैं, उसे बोलते हैं समन्वय स्थापित करना। तो ये था आपका संगठन का अर्थ एवं विशेषताएं। जो मैंने आपको इनके मीनिंग समझाया वही आप इनकी डिटेल में लिखिएगा, इनको याद अलग से नहीं करना है। कॉमन हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। जैसे हम कभी भी कोई विशेषताएं लिखते हैं तो पहली लाइन आपकी यही होती है कि संगठन की पहली विशेषता एक सतत प्रक्रिया है, संगठन की दूसरी विशेषता व्यक्तियों के समूह है, संगठन की तीसरी उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाया जाता है, कार्यों का विभाजन करने के लिए बनाया जाता है, इसमें समन्वय स्थापित किया जाता है। आई होप आपको ये एक टॉपिक समझ आया होगा। ये मोस्ट टाइम पे और एग्जाम में पूछा भी गया है। अब इसी का दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है हमारा संगठन का उद्देश्य और महत्व। अगर आप उद्देश्य याद कर लेते हैं तो महत्व उद्देश्य सब सेम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग टॉपिक लिखे हुए हैं, सिर्फ मैं हेडिंग से आपको उसकी डिटेल लिखने का तरीका समझा दूंगी। सिर्फ आपको हेडिंग याद रखना है। हेडिंग है आपकी उद्देश्य की पूर्ति, दूसरा है उत्पादन में वृद्धि, तीसरा है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, चौथा समन्वय स्थापित करना और पांचवा है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। उद्देश्य यानी मैंने अभी समझाया कि संगठन हम क्यों बनाते हैं, ग्रुप हम क्यों बनाते हैं, कोई भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम ही ग्रुप बनाते हैं, वरना अगर कोई उद्देश्य नहीं होगा तो हम ग्रुप क्यों बनाएंगे। ग्रुप्स 2 टाइप्स के होते हैं, वो आगे आप वीडियो में पढ़ेंगे। तो संगठन का पहला सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की पूर्ति करना। संगठन उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है, यही आप इसकी डिटेल में लिखेंगे। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना होता है। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि जितना हम हमारे बिजनेस में उत्पादन कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो और अधिक से अधिक हम लाभ कमा सके। तीसरा है न्यूनतम लागत, यानी कम से कम आप पैसा लगाएं और आपका जो आउटपुट निकले, उत्पादन हो, वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो तीसरी क्या होगी? न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। संगठन का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना है, अर्थात कम से कम लागत लगाए और अधिक से अधिक उत्पादन हो। समन्वय स्थापित करना, सब अभी मैंने समझाया कि संगठन का उद्देश्य क्या होता है। जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जो बिजनेस में कार्य कर रहे हैं, उनके बीच बैलेंस होना, कोऑर्डिनेशन होना, समन्वय होना और संसाधनों का कुशलतम उपयोग, अर्थात जितने भी संसाधन आपको दिए हुए हैं आप उनका बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करें। तो यही आपकी बन गई इसके उद्देश्य और महत्व। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि संगठन के उद्देश्य और महत्व जो लिखेंगे आप, पूरे बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनमें जितने भी टॉपिक है उन सभी के आप उद्देश्य और महत्व ये 5 हेडिंग को याद कर लिख सकते हैं। बस आपको नाम चेंज करना है। ये एक बहुत आसान ट्रिक है और पूरा बिजनेस इन्हीं 5 हेडिंग्स पर बेस्ड है। पूरा बिजनेस का मोटिव ही ये 5 बेसिस होता है। क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य पूरा करना, उत्पादन बढ़ाना, न्यूनतम लागत करना, समन्वय स्थापित करना और संसाधनों का कुशलतम उपयोग। ये 5 पॉइंट पर पूरा बिजनेस यानी व्यवसाय बेस्ड है। ये आपका सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक है हमारा संगठन की प्रक्रिया या चरण या कदम या सोपान श्रृंखला। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो संगठन की प्रक्रिया यानी संगठन कैसे कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होती है। पहली है उद्देश्य स्थापना, अभी मैंने समझाया संगठन बनाते क्यों है। उद्देश्य अगर हमारा कोई होगा तभी संगठन बनता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या होता है संगठन का? उद्देश्य की स्थापना करना। फिर दूसरा काम होता है हम ये चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस में कितने काम है, तो क्रियाओं का निर्धारण करना। फिर हमने काम को चेक कर लिया कितने काम है, अब उन काम को हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट देंगे। जैसे विक्रय का काम अलग कर देंगे और विपणन का काम अलग कर देंगे, बनाने का काम अलग कर देंगे, बेचने का काम अलग, ऐसे हम काम को अलग कर देंगे। फिर उन कार्य जो हमने वर्गीकरण करे, अब उनको हम जो ग्रुप बनाएंगे, हम लोगों का संगठन बनाएंगे, उसमें वो काम को बांट देंगे कि जैसे कोई काम मतलब उत्पादन का एक अलग ग्रुप, बेचने का एक अलग ग्रुप और विपणन करने का एक अलग ग्रुप, तो उसे हम कार्यों का आवंटन कहेंगे। उसके बाद उन ग्रुप में हम देंगे अधिकार अंतरण। अधिकार अंतरण का मतलब होता है कि उनको जवाबदारी दे देंगे कि अब आप इसके रिस्पॉन्सिबल है, आपको ये काम कर हमें बताना है। तो वो क्या है? अधिकार अंतरण। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये इसके स्टेप्स है, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे उद्देश्य की स्थापना। कैसे लिखेंगे? संगठन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण क्या है? उद्देश्य की स्थापना करना, अर्थात संगठन में उद्देश्य स्थापित किए जाते हैं, ये पहला कार्य है। दूसरा, उद्देश्य की स्थापना के पश्चात क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, यानी ये स्टेप चलती है, स्टेप बाय स्टेप ही आपको लिखना है। तो उद्देश्य की स्थापना के बाद क्या किया जाता है? क्रियाओं का निर्धारण, अर्थात क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है कि क्या क्या काम है बिजनेस में। फिर क्रियाओं के निर्धारण के पश्चात क्रियाओं का वर्गीकरण किया जाता है, उसके पश्चात कार्यों का आवंटन और उसके सबसे आखिर में अधिकार का अंतरण किया जाता है। इसको ऐसे ही आपको डिटेल के साथ लिखना है। सब में आपको पश्चात वर्ड का यूज करना है, प्रथम द्वितीय तृतीय का आपको यूज करना है। ये आपका तीसरा टॉपिक था। चौथा टॉपिक है हमारा
संगठन के सिद्धांत कितने होते हैं? संगठन के 4 सिद्धांत होते हैं। उद्देश्य की एकता का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत और निर्देश की एकता का सिद्धांत। उद्देश्य की एकता यानी सब जितना भी हम ग्रुप दे रहे हैं तो एक ग्रुप का एक उद्देश्य होना चाहिए। मान लेते हैं हमने एक ग्रुप बनाया कि आप सामान बनाना, आपको एक ग्रुप हमने बना दिया कि सिर्फ आपको ये सामान एक प्रोडक्ट रेडी कर देना, उसे हम कहेंगे उत्पादन ग्रुप। तो सब जितने भी मेंबर है उस ग्रुप में उन सभी का उद्देश्य क्या होगा? उन सभी का उद्देश्य होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें ये उत्पाद बनाकर देना है। मैंने कहा कि प्लास्टिक की एक बोतल बनाने का एक अलग ग्रुप कर दिया कि आपको ये प्लास्टिक की बोतलें बनाकर देना है। तो उस संगठन में जितने भी इंसान होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे, सबका उद्देश्य क्या होगा? एक ही होगा। क्या होगा? कि प्लास्टिक की बोतलें बनाकर देना है। तो उद्देश्य की एकता का सिद्धांत ये है। विशिष्टीकरण का सिद्धांत, विशिष्ट का मतलब होता है कि हर इंसान की अपनी अपनी काबिलियत होती है। हर इंसान हर एक काम नहीं कर सकता। जो इंसान जिस चीज में काबिल हो उसे वही काम देना चाहिए, उसे हम कहते हैं विशिष्टीकरण का सिद्धांत। मतलब उसकी जो योग्यता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति पैकेजिंग अच्छी करता है तो उसे वही काम दिया जाए, कोई व्यक्ति विपणन अच्छा करता है तो उसे वही काम दिया जाए। मतलब जो व्यक्ति जिस काम को करने में विशिष्टीकरण हासिल है, उसे जिसमें उसकी योग्यता है उसे वही काम दिया जाए, उसे कहते हैं विशिष्टीकरण का सिद्धांत। आदेश की एकता, संगठन का तीसरा उद्देश्य सिद्धांत क्या होता है? आदेश की एकता। मतलब जो संगठन में जितने ग्रुप है उनको जो आदेश दिए जाएंगे वो एक ही व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए, अलग अलग व्यक्ति द्वारा नहीं, ताकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सेम निर्देश की एकता भी वही है। जो संगठन के अंतर्गत व्यक्ति है उनको निर्देश भी एक ही व्यक्ति द्वारा देना चाहिए, तो उन पर कंफ्यूजन नहीं होगा, काम सही से होगा। 5वां टॉपिक है हमारा औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन का अर्थ, गुण, दोष और अंतर। ये संगठन के प्रकार है। संगठन 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक संगठन और एक अनौपचारिक संगठन। अगर क्वेश्चन आता है कि संगठन के प्रकार लिखिए, तब भी आपको यही क्वेश्चन लिखना है। अब संगठन के जो प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, मैं यहाँ पर एक चीज बताऊंगी, एक कॉमन, जिससे आपकी 4 चीज कंप्लीट होगी। औपचारिक संगठन का अर्थ, औपचारिक संगठन के गुण, दोष, अनौपचारिक का अर्थ, अनौपचारिक संगठन का गुण और उसके दोष, और दोनों में अंतर भी। तो मतलब एक चीज आप याद करेंगे, इससे आपकी सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी एक टॉपिक के बारे में। पहले मैं समझा देती हूँ औपचारिक का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक का मतलब क्या होता है। देखिए, औपचारिक का मतलब कोई ग्रुप जो बनाया गया हो किसी एक विशेष काम को करने के लिए, जो ग्रुप बनाया गया हो। मान लेते हैं कि आप किसी स्कूल में काम करते हैं, तो प्रिंसिपल ने एक ग्रुप बना दिया कि आपको ये काम कंप्लीट करवाना है बच्चों से, टीचर्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाया। तो आपका उद्देश्य क्या होगा? जो आपको काम दिया गया है वो पूरा करना, सभी का उद्देश्य वही होगा। तो जो संगठन बनाए जाते हैं किसी विशेष काम को करने के लिए, उसे हम कहते हैं औपचारिक संगठन। अनौपचारिक यानी स्कूल में ऐसे ही आप फ्रेंड्स थे, टीचर्स लोग थे, आपस में अपना खुद ब खुद एक ग्रुप बन गया, फ्रेंड्स का जैसे ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं अनौपचारिक संगठन। इन दोनों में अंतर याद कर लीजिए, तो आप इसके गुण दोष सभी लिख सकते हो। और ये मोस्ट टाइम पे है, हर साल एक क्वेश्चन तो इसका पूछा ही जाता है इस टॉपिक का, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा और बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले देखिए, मैंने अंतर का आधार, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक, डिफरेंस चलता जाएगा, इसी से आपके इसके अर्थ गुण हो जाएंगे कंप्लीट। ध्यान से सुनिएगा पूरा। पहला अंतर का आधार है हमारा अर्थ। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह का निर्माण करते हैं तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर सामाजिक संतुष्टि के लिए समूह का निर्माण करते हैं तो उसे अनौपचारिक। यानी इसका उद्देश्य क्या होता है? कोई भी 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह जो किसके लिए बनाया गया हो? निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, उसे क्या कहेंगे? औपचारिक संगठन। जस्ट इसका अपोजिट, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामाजिक संतुष्टि यानी ऐसे ही अपने आप वो ग्रुप बन गया, सिर्फ उसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक संतुष्टि यानी फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक संगठन। ये इसका अर्थ हो गया, क्योंकि इसका अर्थ भी एग्जाम में पूछा गया है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा लिया जाता है। फिर दूसरा इसका अंतर का आधार है उद्देश्य। औपचारिक संगठन का उद्देश्य क्या होता है? निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करना। इसका उद्देश्य होता है सामाजिक संतुष्टि की प्राप्ति के लिए बनाया गया। तो ये इसका अंतर भी चलता जा रहा है और इसके गुण भी हो रहे हैं। देखिए, ये दोनों के गुण है। औपचारिक का पहला गुण क्या है? निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया। अनौपचारिक का गुण क्या है? सामाजिक संतुष्टि के लिए बनाया गया। और दोनों में अंतर भी यही है, तो ध्यान रखिएगा, गुण भी वही है, अंतर भी वही है, बस आपको अपना थोड़ा सा माइंड लगाकर दोनों को कंप्लीट करना, तो बहुत ही आसानी से आप उसे कर सकते हैं। तीसरा अंतर है संबंध। औपचारिक में संबंध कैसे होते हैं? अव्यक्तिगत, यानी फ्रेंड्स के संबंध नहीं है, एकदम आपके कोई काम करने के लिए बने हो, आप लोग इसे फ्रेंड्स की तरह नहीं रह सकते हो, इसे अव्यक्तिगत संबंध कहते हैं। अनौपचारिक के संबंध कैसे होते हैं? व्यक्तिगत संबंध होता है, मतलब एकदम फ्रेंड्स से आपस में मिलकर कोई काम कर रहे हैं, फ्रेंड्स के कैसे रिलेशन होते हैं वैसे रिलेशन होते हैं अनौपचारिक में। तो यही इसकी विशेषता भी है, गुण भी है। औपचारिक की क्या हो गई? अव्यक्तिगत संबंध होते हैं, अनौपचारिक की व्यक्तिगत संबंध होते हैं। फिर चौथा है नियम व अधिकार। औपचारिक संगठन में नियम व अधिकार सुस्पष्ट होते हैं, यानी हर जितने भी लोग हैं उनके नियम और अधिकार आपको पहले से डिफाइन करे हुए सुस्पष्ट है। लेकिन फ्रेंड्स में नियम व अधिकार तो होते ही नहीं है। हम क्या फ्रेंड्स कभी ऐसा कहेंगे कि नहीं ये आपका नियम है, आप इससे बाहर काम नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड्स में जब अनौपचारिक ग्रुप होता है तो उसमें ना तो नियम होता है ना कोई अधिकार होता है। निर्माण, अधिकार और प्रबंध द्वारा निर्मित, यानी औपचारिक संगठन का निर्माण कैसे होता है? आपको कोई काम दिया गया हो, आपने खुद नहीं बनाया वो ग्रुप, आपका ग्रुप बनाया गया है किसी आपके बड़े प्रबंधक द्वारा। और जो अनौपचारिक होता है वो तो खुद ब खुद बन जाता है, इसलिए वो क्या है? स्वतः निर्मित। ये 4 आपकी इनके गुण भी हो गए और इनमें अंतर भी हो गए। ये अंतर में भी लिख सकते हैं और ये चारों ही, जैसे औपचारिक के अगर गुण आए तो पहला क्या है? निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करना, अव्यक्तिगत संबंध, नियम व अधिकार सुस्पष्ट और अधिकार एवं प्रबंध द्वारा निर्मित। ये औपचारिक के गुण। अनौपचारिक के गुण क्या है? सामाजिक संतुष्टि के लिए, व्यक्तिगत संबंध, नियम व अधिकार का तत्व नहीं, स्वतः निर्मित। ये हो गए हमारे अनौपचारिक के गुण। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये इसके गुण भी है और इसके अंतर भी है और इसका अर्थ भी है। अब हम बात करते हैं इनके दोष की। ये भी इनमें अंतर के जैसा ही मैंने लिखा है, ये इनके अंतर भी बन सकते हैं और इनके ये दोष भी है। औपचारिक का दोष क्या है? औपचारिक में स्वतंत्रता नहीं होती है, मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो आपको काम दिया है वही करना है। लेकिन अनौपचारिक में स्वतंत्रता तो पूरी होती है लेकिन उसमें अनुशासन नहीं होता है। तो औपचारिक का दोष क्या है? स्वतंत्रता का हनन, यानी इसमें स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं होती है। और अनौपचारिक का दोष ये है कि इसमें अनुशासन नहीं होता है, यानी अपन फ्रेंड्स कभी अनुशासन से रहते हैं क्या? उसमें कोई अनुशासन नहीं होता है। फिर मानवीय संबंध। औपचारिक में मानवीय संबंध की अवहेलना की जाती है और इसमें अनैतिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। मतलब औपचारिक में आप मानवीय संबंध नहीं होता है, आपको कोई काम करना है, बस आप वो काम पूरा कर दो, आपका
जो संगठन है वो खत्म हो जाएगा। और अनौपचारिक में अनैतिक क्रिया को बढ़ावा, मतलब इसमें अनुशासन नहीं होता है, नैतिकता को बढ़ावा नहीं मिलता है। अनैतिक जो क्रिया है मतलब गलत क्रिया है उनको बढ़ावा मिलता है। लोचशीलता, औपचारिक लोचता का अभाव होता है और अनौपचारिक में पूर्णतः लोचशील होते हैं। मतलब औपचारिक की हम बात करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी लोच नहीं होती, यानी कुछ भी बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक में बदलाव किए जा सकते हैं। औपचारिक में समन्वय स्थापना करना कठिन होता है और अनौपचारिक में समन्वय स्थापित होता है। ये हो गए हमारे इनके गुण भी और दोष भी, औपचारिक और अनौपचारिक, ये पूरा आपका एक टॉपिक है। इससे आप अंतर, गुण, दोष सभी लिख सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है, टॉपिक 6 है हमारा कार्यात्मक संगठन और प्रभागी संगठन में अर्थ और गुण, दोष और अंतर। चलिए, संगठन संरचना के ये प्रकार है, ध्यान रखिएगा। अगर संगठन संरचना के प्रकार आते हैं तो आपको यही लिखना है। संगठन संरचना के 2 प्रकार होते हैं, कार्यात्मक संगठन संरचना एवं प्रभागीय संगठन संरचना। जैसे अभी मैंने अनौपचारिक और औपचारिक के गुण, दोष, अंतर एक साथ बताए, सेम वैसे ही कार्यात्मक संगठन संरचना का अर्थ, गुण, दोष और उनके उदाहरण, प्रभागी संगठन संरचना का अर्थ, गुण, दोष और उनके उदाहरण, और दोनों ही कार्यात्मक संगठन संरचना एवं प्रभागी संगठन संरचना में अंतर। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से करिएगा। मैं आपको अंतर बताऊंगी, अंतर से ही आपके गुण, दोष दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। पहले इसका अर्थ सुन लीजिए। प्रभागीय संगठन संरचना का अर्थ क्या है? वो संगठन संरचना जिसमें उत्पादों व विभागों के आधार पर क्रियाओं तथा व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रभागीय संगठन संरचना। कार्यात्मक संगठन संरचना जिसमें विभिन्न कार्यों को एक पृथक विभाग के रूप में संगठित किया जाता है। मतलब देखिए, प्रभाग का मतलब कोई भी उत्पाद, आपकी एक बिजनेस है जिसमें 3 से 4 तरह के उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। मान लेते हैं प्लास्टिक की बोतल अलग, स्टील की बोतल अलग, या फिर प्लास्टिक का बोतलें, टिफिन अलग अलग बनाए जाते हैं। तो आप बोतल बनाने वाला ग्रुप बिल्कुल अलग कर देंगे, टिफिन बनाने वाला ग्रुप बिल्कुल अलग कर देंगे। यानी जहां पर उत्पादों के आधार यानी प्रोडक्ट के आधार पर ग्रुप बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रभागीय संगठन संरचना। जस्ट इसका अपोजिट कार्यात्मक संगठन संरचना, जहां पर काम के आधार पर ग्रुप बांटे जाते हैं। यानी काम भी तो अलग होते हैं बिजनेस में, जैसे कि वित्त का अलग काम होता है, बेचने का काम अलग होता है, बनाने का काम अलग होता है, उसकी मार्केटिंग करने का काम अलग होता है। तो इनके आधार पर जो ग्रुप बनाए जाते हैं उसे कार्यात्मक संगठन संरचना कहते हैं। सिंपल है, उत्पादों के आधार पर बनाए गए ग्रुप प्रभागी संगठन संरचना, कार्यों के आधार पर बनाए गए ग्रुप कार्यात्मक संगठन संरचना। इनके उदाहरण देख लीजिए। बीमा संगठन, यातायात विभाग, प्लास्टिक विभाग यानी प्लास्टिक की बोतलें बनाने वाला ग्रुप अलग, टिफिन की बोतलें बनाने वाला ग्रुप अलग। और जस्ट होता है कार्यात्मक संगठन संरचना, जैसे उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग, वित्त विभाग, ये सब कौन से हो गए? कार्यात्मक संगठन संरचना। तो ये इनका अर्थ और इनके उदाहरण हो गए। अब हम बात करते हैं, देखिए अंतर जब लिखेंगे तो अंतर की ये पहला पॉइंट है अंतर का, ये दूसरा पॉइंट है अंतर का। अंतर भी आपको यही मानकर चलना है, यही आपके अंतर भी होते जा रहे हैं। अब इसके आगे हमारा तीसरा है प्रकृति। प्रकृति में क्या लिखेंगे? प्रभागी संगठन संरचना प्रमुख उत्पाद के लिए पृथक विभाग होता है और कार्यात्मक में प्रमुख कार्य के लिए पृथक विभाग। यानी प्रभागी में अभी मैंने समझाया हर एक उत्पाद के लिए एक अलग विभाग और कार्यात्मक में हर एक कार्य के लिए एक अलग विभाग। ये इनका गुण भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभागी संगठन का पहला गुण क्या है? प्रमुख उत्पाद के लिए पृथक विभाग। कार्यात्मक का गुण क्या है? प्रमुख कार्य के लिए अलग विभाग। अगर इनके गुण है तो मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, अगर दोष है तो वो भी साइड में मैंने लिख दिया। ये साथ में आपका अंतर तो चल ही रहा है। इसके आगे है विशिष्टीकरण। प्रभागी संगठन में उत्पाद विशिष्टीकरण पाया जाता है, कार्यात्मक में कार्य विशिष्ट। अभी समझाया, बस आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें जितना भी वर्गीकरण होता है वो उत्पाद के आधार पर होता है, इसमें होता है कार्य के आधार पर। इसमें कार्यों के आधार पर बांटा जाता है और इसमें उत्पाद के आधार पर। बस इतना ध्यान में रखिएगा, इसमें पूरा सेम ही चलती है एक चीज, लेकिन बस उसको बोलने का तरीका अलग होता है। ये भी इनका गुण है। तो ये 2 गुण हो गए, विभाग प्रभागी के और कार्यात्मक के भी। ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा हुआ यही गुण है, आपको हेडिंग बनाकर इसको बस डिटेल में लिखना है, जिसमें जो मैं समझाते जा रही हूँ। मान लेते हैं कि अगर हमें एक डिटेल लिखना है उत्पाद विशिष्टीकरण, तो कैसे लिखेंगे? प्रभागी संगठन का पहला गुण क्या है? इसमें उत्पाद विशिष्टीकरण पाया जाता है, अर्थात उत्पादों के आधार पर व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है। हर बार में आपको जो इसका ये मीनिंग मैंने आपको करवाया है, सब में हेडिंग की डिटेल लिखने में आप इसका मीनिंग का यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग एक ही है, इसमें उत्पाद के आधार पर वर्गीकरण, इसमें कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समन्वय। प्रभागी संगठन में समन्वय स्थापित करना सरल होता है और कार्यात्मक संगठन में समन्वय स्थापित करना कठिन होता है। ये सरल वाली लाइन जो है वो प्रभागी का गुण है, लेकिन जो ये वाला है कठिन, कार्यात्मक संगठन का दोष है। ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा हुआ है, गलत ना कर ले आप लोग। प्रबंध की विकास, प्रभागी संगठन में प्रबंध की विकास सरल होता है और कार्यात्मक संगठन में प्रबंध की विकास कठिन होता है। ये प्रभागी का गुण है और ये कार्यात्मक का दोष है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लागत, प्रभागी संगठन संरचना की लागत कैसी होती है? खर्चीली होती है, मतलब इसमें ज्यादा पैसा लगता है, तो ये इसका दोष हुआ। कार्यात्मक संगठन कैसा होता है? मितव्ययी होता है, यानी इसमें कम खर्चा होता है, तो ये इसका गुण हुआ। फिर रचना, प्रभागी संगठन उत्पादन पर आधारित रचना है, कार्यात्मक संगठन कार्यों के आधार पर आधारित रचना है। अभी बोला ये उत्पादन पर, ये कार्यों पर, दोनों एक ही चीज पर बेस्ड है, दोनों के ही गुण है। संप्रेषण, प्रभागी संगठन में संप्रेषण करना कठिन होता है, कार्यात्मक संगठन में संप्रेषण करना सरल होता है। तो ये जो कठिन वाला है वो प्रभागी का दोष है और कार्यात्मक जो है वो कार्यात्मक का गुण है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रभागी के 2 गुण मैंने अलग से लिखे हुए हैं, केंद्रीकरण का लाभ नहीं और अधिक प्रबंधक की जरूरत। कार्यात्मक के दोष है अनुशासन का अभाव और आदेश एकता का उल्लंघन। तो ये यहाँ पर इसका अंतर भी हो गया और इसके 4 गुण 4 दोष भी हो गए, साथ में इनके उदाहरण और इनका अर्थ भी हो गया सिर्फ एक टॉपिक से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक 7, अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर और उसके गुण। ये भी एग्जाम में पूछा, मैंने सारे आईएमपी लिए हैं और ध्यान रहिएगा सिर्फ मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ। अगर ये टॉपिक पढ़ लेते तो आपका पूरा कंप्लीट कवर हो जाता है। तो इसमें भी मैं अंतर बताऊंगी, इसी से आपके अर्थ गुण दोष बन जाएंगे। पहला है अधिकार अंतरण, दूसरा है विकेंद्रीकरण। पहले इनका मीनिंग समझ लीजिए। देखिए दोनों में अधिकार तो दिए जाते हैं, लेकिन इसमें कैसा अधिकार दिए जाते हैं? मान लेते हैं कि कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचर्स को, मान लेते हैं कि टीचर अलग अलग ग्रुप बने हुए, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है, आर्ट्स डिपार्टमेंट अलग है, साइंस डिपार्टमेंट अलग है। तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो हेड टीचर है उनको एक राइट दे दिया, कि एक अधिकार दे दिया
कि आपको इस कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए टीचर का चुनाव करना है। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका हुआ अधिकार अंतरण, जिसमें किसी एक केंद्र के अध्यक्ष को काम दिया जाता है ना। एक केंद्रों में काम को बांटा जाता है, अलग अलग केंद्रों में, कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर कॉमर्स डिपार्टमेंट ढूंढेंगे, आर्ट्स डिपार्टमेंट के सिर्फ आर्ट डिपार्टमेंट के जो हेड है वही ढूंढेंगे। तो अलग अलग केंद्रों में जब अधिकार बांटे जाते हैं तो उसे अधिकार अंतरण कहते हैं। जबकि विकेंद्रीकरण में क्या होता है, सभी लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, सभी लोगों को अधिकार दे दिए गए हैं, उसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो देखिएगा अधिकार अंतरण क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ व सहायक केंद्रों में अधिकार दिए जाते हैं। तो क्या होता है, अधिकार कौन देता है, उच्च अधिकारी। किसको देता है, सहायक केंद्रों में अधिकार देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अधिकार अंतरण। विकेंद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उच्च अधिकारी द्वारा समस्त अधिकार निम्न स्तर के अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं। मतलब सारे के सारे अधिकार निम्न स्तर के जो भी कर्मचारी है अधीनस्थ उन्हें सौंप दिए गए, सभी में बांट दिए गए, वो सारे केंद्रों में बांट दिए गए, उसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी बहुत सारे के सारे जो अधिकार है वो बांट दिए गए हैं। फिर अधिकार अंतरण के उदाहरण मैंने लिखा हुआ, उससे बहुत अच्छे समझ सकते हैं आप। प्रिंसिपल द्वारा अध्यक्ष को अपने विभाग में नियुक्ति का अधिकार, यानी किसी प्रिंसिपल ने जो विभाग है उसके अध्यक्ष को अपने जो विभाग है उसमें सिर्फ नियुक्ति का अधिकार दिया, तो वो क्या है, अधिकार अंतरण। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, प्रिंसिपल द्वारा सभी विभागों के अध्यक्ष को नियुक्ति के लिए सभी अधिकार दिए गए, मतलब सारे के सारे अधिकार दे दिए गए, तो वो क्या होगा, विकेंद्रीकरण। फिर इसका आधार क्या होता है, ये अंतर भी चल रहा है साथ साथ में, यही इसके दोष भी है, सॉरी इसके गुण भी है, इसके दोष नहीं है और ये पूछे भी नहीं गए हैं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ अभी इसके गुण की वीडियो बनाई है, क्योंकि एक भी बार इसके दोष या हानियां आई नहीं है एग्जाम में। फिर आधार, अधिकार अंतरण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मतलब ये किसी के आधार पर नहीं किया जाता है, ये पहले ही सबसे फर्स्ट काम में ही किया जाता है, ये स्वतंत्र होता है। जबकि विकेंद्रीकरण किसके आधार पर किया जाता है, अधिकार अंतरण के आधार पर, यानी पहले अधिकार अंतरण होता है उसके बाद विकेंद्रीकरण होता है। तो ये इसका अंतर है और यही इसके गुण भी है। अधिकार अंतरण का पहला गुण क्या है, स्वतंत्र रूप से, विकेंद्रीकरण का क्या होता है, अधिकार अंतरण पर आधारित, ये इसके गुण है अलग अलग दोनों के ही। फिर मार्गदर्शन, अधिकार अंतरण में उच्च अधिकारी अधीनस्थों का मार्गदर्शन करते हैं, विकेंद्रीकरण में क्या होता है, पूर्णतः स्वतंत्रता होती है, यानी अधिकार अंतरण में जो लोग होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, किससे, उच्च अधिकारी उनको कंट्रोल करता है, वही उनको मार्गदर्शन करता है, लेकिन विकेंद्रीकरण में सब किस होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। फिर आगे अवधि, अधिकार अंतरण अल्प अवधि के लिए किया जाता है और विकेंद्रीकरण दीर्घ अवधि के लिए किया जाता है, यही इनके गुण भी है। नियंत्रण, अधिकार अंतरण में उच्च अधिकारी द्वारा अधिक नियंत्रण होता है, जबकि विकेंद्रीकरण में नियंत्रण कम होता है, ये स्वतंत्र होता है, यानी इसमें सारे के सारे अधिकार सौंप दिए गए, तो ये कैसा है, स्वतंत्र होता है, जबकि अधिकार अंतरण में उच्च अधिकारी का नियंत्रण अधिक होता है। फिर उद्देश्य क्या होता है अधिकार अंतरण का, प्रबंधक का भार कम करना, यानी जो काम करने वाला इंसान है उसका भार कम करना, किसका उद्देश्य होता है, अधिकार अंतरण का। विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है, जो काम कर रहे कर्मचारी है उनकी भूमिका में वृद्धि, मतलब उनको मार्गदर्शन करना, उनको मोटिवेट करना कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो, तो इसलिए उनको सारे अधिकार सौंप दिए जाना। क्षेत्र, अधिकार अंतरण का क्षेत्र सीमित होता है, विकेंद्रीकरण का क्षेत्र विस्तृत होता है, यही इनके गुण भी है और यही इनमें अंतर है और यही इनका अर्थ भी है। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का इस वीडियो का, टॉपिक 8, अधिकार अंतरण के तत्व। जो अभी हमने अधिकार अंतरण पढ़े उसके तत्व भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2020 या 21 के करीब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसकी भी एक अलग से वीडियो बनाई है। अधिकार अंतरण के तत्व या फिर अधिकार उत्तरदायित्व जवाबदेही में अंतर। देखिए अधिकार अंतरण के 3 तत्व होते हैं, 3 तत्व कौन से हैं, अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही। और 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही में अंतर, तो मैंने यहाँ पर पूरा एक अंतर बना दिया है ताकि इससे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अधिकार अंतरण के तत्व आए तो आपको हेडिंग बनाकर लिखना है, अगर अंतर आ जाए तो आपको ऐसे लिख देना है, तो इससे आपके 2 क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और ये 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से करिएगा। तो हमारा अंतर का आधार तीनों हमने नाम लिखे हैं, अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, और इनका ये अर्थ भी हो रहा है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है अधिकार का अर्थ लिखिए, उत्तरदायित्व का अर्थ लिखिए, जवाबदेही का अर्थ लिखिए, तब भी आपको यही याद करना है। तो अर्थ क्या होता है, अधिकार का मतलब आज्ञा देने की शक्ति। आप सब समझते हैं कि अगर किसी को कोई अधिकार है यानी हक होना किसी चीज का, किसी भी इंसान को वो आज्ञा दे सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकार। उत्तरदायित्व, सौंपे गए कार्य को करने की जिम्मेदारी। उत्तरदायित्व किसे कहते हैं, आपको जो काम सौंपा गया है आपको वो करके दिखाना ही दिखाना है, वो 100% आपको करना ही करना है, तो वो आपकी क्या हुई, जिम्मेदारी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व। जवाबदेही, अब आपको वो काम दे दिया, पहले आपको उत्तरदायित्व दे दिया गया, उसके बाद आपको उस काम के पीछे आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि आपके जो परिणाम निकले वो सही निकले, तो सौंपे गए कार्य को करने के बाद परिणाम के प्रति उत्तरदायिता क्या कहती है, जवाबदारी, यानी आपको काम अच्छे से 100% सही तरीके से करके दिखाना ही दिखाना, उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, वो जवाबदेही होता है। आपकी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व होता है और वो काम करने की शक्ति अधिकार होता है, यही इसका मीनिंग है। फिर नेक्स्ट अंतरण, अधिकार अंतरण, अधिकारों का अंतरण किया जा सकता है, उत्तरदायित्व का अंतरण पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है और जवाबदेही का अंतरण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ, अधिकार औपचारिक स्थिति से प्रारंभ होते हैं, यानी अधिकार सबसे पहले दिए जाते हैं। उत्तरदायित्व कब प्रारंभ होता है, पहले अधिकार दिए जाते हैं, अधिकारों के देने के बाद उत्तरदायित्व आता है, उसका जन्म होता है। फिर उत्तरदायित्व देने के बाद जिसका जन्म होता है वो क्या होती है, जवाबदारी। तो सिंपल है कि आपको पहले कोई काम दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, फिर आपको उसके प्रति उत्तरदायित्व होगा, फिर आपकी उसके प्रति जिम्मेदारी होगी। फिर आगे है प्रवाह। अधिकार का प्रवाह कैसा होता है, अधिकार का प्रवाह जो होता है वो नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर मतलब अधिकारी से अधीनस्थ, यानी ये हमारे अधिकारी है, ये किसको देंगे, अपने जो नीचे सबऑर्डिनेट है उन्हें काम देंगे। तो ये कैसा होता है, अधिकार भी तो बड़े अधिकारी जो होते हैं वो नीचे वाले कर्मचारी को देते हैं, तो ये कैसा होता है, नीचे की ओर यानी अधिकारी से अधीनस्थ। उत्तरदायित्व कैसा है, ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर यानी अब आप जो हो अधीनस्थ हो, आप जो कर्मचारी हो, आपकी जवाबदारी किसके प्रति है, आपके उच्च अधिकारी के, जो आपने काम लिया है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, तो ये कैसा होता है, ऊपर की ओर, यानी आप नीचे आ जाते हैं और आपके ऊपर आपके उच्च अधिकारी को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काम करके दिखाना है, तो वो ऊपर की ओर होता है, और जवाबदेही भी ऊपर की ओर होती है। तो ये है
हमारा पूरा संगठन जो चैप्टर है कंप्लीट, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये सारे चैप्टर, सारे जो पूरे इस चैप्टर में जितने टॉपिक है सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी गारंटी कि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपके 9 नंबर पूरे आपके हाथ में होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि और कोई और संगठन की वीडियो देखने की जरूरत होगी। अस्सलाम वालेकुम।